जिन लोगों ने यह कहा कि वो चोर नहीं है, वो ज्यादा लोग थे। इस वजह से खरगोश को रिहा कर दिया गया और यह साबित हो गया कि खरगोश चोर नहीं है। मतलब न्याय व्यवस्था बहुमत पर आधारित होती है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी की हत्या कर दे और आप में से कोई किसी की हत्या कर दे कि दोनों पर दफा 302 ही लगेगी, बोलो हां या ना। इसे गणतंत्र कहते हैं। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र का चूरन है, चूरन है, दोनों एक साथ मिला दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज भी होता है ये। 5 जजों की बेंच बैठी, 3 एक पक्ष में चले गए। जैसे खुदाई करने पे अवशेष मिले भगवान बुद्ध के, लेकिन वो 5 जजों की बेंच में से 3 जज ने कहा कि जो है हम धार्मिक भावना के आधार पर राम मंदिर बनवाते हैं। लोकतंत्र, बात समझ में आ रही है? उसके आधार पर फैसला कर दिया गया और वहां मंदिर बना दिया। बात समझ में आई? मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, उनकी व्याख्यान, उनके शान में कसीदे पढ़ने में मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। और यकीन जानिए अभी भी मैं उनकी उपलब्धता के बारे में, उनके समाज के चिंतन के बारे में केवल थोड़ा सा ही बता पाया। पुस्तकें भरी हुई हैं उस महामानव के ज्ञान से। क्या आपने सोचा है कि ये बिजली आने आपके गांव में आई है, उसके लिए उस महामानव ने पहले ही दिमाग लगा दिया था? ग्रिड सिस्टम कोई बताता नहीं आपको, हमारे बाप का सिस्टम था वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा थी। बांध का जो सिस्टम था वो बाबा साहब ने विचार किया था। तो ऐसी भयंकर चीजें जो आज आधुनिक भारत का निर्माण करती हैं, उसका आधार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन दुख का विषय यह है मित्रों कि कोई उनके बारे में ये बातें बताने की चेष्टा भी नहीं करता। लोग आते हैं अनेकों रंग के झंडे लेकर के, कोई नीले रंग का भी झंडा होता है, कोई लाल रंग का भी होता है, कोई हरे रंग का भी झंडा होता है, कोई केसरिया झंडा लेकर के आ जाता है। बाबा साहब का नाम लेते हैं केवल और केवल आपकी वोट हासिल करने के लिए, लेकिन सत्य कोई नहीं बताता। लेकिन आज जो आपके बीच में मैं बात रखने आया हूं वो बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। सच बताना बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मैं एक अध्यापक जैसा आदमी हूं, मैं सीखता हूं और सिखाता हूं। आपके बीच में राजनीति करने नहीं आया। सच बताना ईमानदारी से, अगर नहीं पता तो सच बोलना नहीं पता। लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही बात है या अलग अलग है? आपको पता है? क्या आपको पता है? सच बताना, फर्क पता है दोनों का? ये बड़ा गंभीर विषय है, और अगर नहीं पता तो ये अति गंभीर है, क्योंकि ये तो आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब आप एसएससी का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, आईएएस पीसीएस के एग्जाम दोगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए भाई कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो इस बात को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन नहीं समझेंगे तो हम कब समझेंगे? तो आज विशेष रूप से भाई संतू जी के निवेदन पर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, ताकि मैं वो जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में ढेर सारे पशु पक्षी रहा करते थे। सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि भाई हम जंगल में रहते तो हैं, लेकिन कोई शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ तो हो जिसकी वजह से जंगल का काम सुचारू रूप से चले। तो एक काम करते हैं, हम किसी को अपना राजा चुन लेते हैं, और फिर वो राजा जो होगा, राजा जंगल का विकास करवाएगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारी जरूरतों को समझेगा, कम से कम निर्णय लेने का एक निश्चित सेंटर पॉइंट बनेगा, हम उससे बात करेंगे। अब साहब 2 नाम आगे आए कि कौन राजा बनना चाहता है। एक नाम आया हाथी का और दूसरा नाम आया शेर का। शेर ने जाकर लोगों को समझाया कि मैं बहुत बलशाली हूं,
मैं बहुत ताकतवर हूं, सारा जंगल मुझसे डरता है, घबराता है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कृपया मुझे वोट दे और मुझे चुने। फिर हाथी की बारी आई। हाथी ने कहा, हो सकता है शेर की धमक से पूरा जंगल कांपता हो, लेकिन बुद्धिमान मैं हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं नीतियों का निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकता हूं, लिहाजा मुझे वोट दें। तो सभी जंगल के पशु पक्षियों ने वोट दिया। जिस दिन रिजल्ट आया तो पता चला कि शेर जीत गया। जब शेर जीत गया तो उनके समर्थकों ने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, खुशियां मनाई, बब्बर शेर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बब्बर शेर जीत चुका था, अब बब्बर शेर राजा बन गया। अब जब राजा बन गया तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो राजा है, ये राजा हमारे बारे में सोचेगा, ये राजा हमारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करेगा, हमारा जीवन यापन बेहतर करने में मदद करेगा। परंतु यहां पर वो राजा जो था, वो राजा उनकी क्षमता से बाहर निकलता चला गया। अब राजा वो करने लगा, राजा जो चाहता था, जब चाहता था किसी भी जानवर को मार के खा जाता था और धौंस ऊपर से जमाता था कि जंगल का राजा मैं हूं। चूंकि उसकी शक्तियां असीमित हो गई, आप ही लोगों ने चुना, जंगल के लोग जो थे उन्होंने ही चुना था उसको, और उसकी शक्तियां असीमित हो गई और वो जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरता था। यहां तक बात समझ में आ गई? इसे लोकतंत्र कहते हैं, इसे लोकतंत्र कहते हैं। जब आप अपने नेता को चुनते हो, वोट डाल के चुनते हो, इस उम्मीद में चुनते हो कि वो तुम्हारा भला करेगा, परंतु वो निरंकुश हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से निर्णय लेने लगता है। इसे लोकतंत्र कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? लोकतंत्र का एक सिस्टम और समझे। अब किसी खरगोश ने चोरी कर ली, किसी खरगोश ने चोरी कर ली। अब बात न्याय की आई। जब बात न्याय की आई तो राजा के दरबार में पेश किया गया खरगोश को, और बाकी लोग पशु पक्षी इकट्ठे हो गए। वो जो खरगोश था बड़ा फेमस था, जंगली जानवर उसे पसंद करते थे। वो जो पीड़ित पक्ष था, जिसने ये इल्जाम लगाया कि खरगोश ने चोरी की है, दरबार सज गया। अब राजा बैठा हुआ है, अब राजा सुन रहा है कि बताओ हुआ क्या था। सारी कहानी सुनी, सारे दरबार के सामने बात आई, तो निर्णय ये लिया राजा ने कि खरगोश या तो चोर है या चोर नहीं है। अच्छा, सदन में ये बताओ कितने लोग इस पक्ष में हैं कि वो चोर है? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। फिर उसने कहा अब ये बताओ कितने लोग इस पक्ष में नहीं है कि वो चोर है? तो फिर कुछ लोगों ने हाथ उठाए। जिन लोगों ने ये कहा कि वो चोर नहीं है, वो ज्यादा लोग थे, इस वजह से खरगोश को रिहा कर दिया गया और यह साबित हो गया कि खरगोश चोर नहीं है। मतलब न्याय व्यवस्था बहुमत पर आधारित होती है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ आ रही है? सही है या गलत है उसका फैसला नहीं है, बहुमत जिसकी तरफ है। मान के चलो आपके गांव में मैं आया और मैंने वास्तव में चोरी की है, लेकिन आपके गांव के लोग मुझे पसंद करते हैं, तो सबने कहा नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की, बहुमत मेरे पक्ष में आ गया। भले ही मैंने चोरी की है, उसके बावजूद भी मैं चोर नहीं रहा। ऐसा ही तो होता था पंचायतों में। हमारे लोगों के साथ दुराचार जो होता था, हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार हो गया, पंचायत लगाई गई। पंचायत के अधिकतर लोग ये कहने लगे नहीं भी नहीं, दगड़ू की जो लड़की है वही खराब है, वो लड़का तो ठीक था। तो लड़के के पक्ष में जो है बहुमत हो जाता था, तो पंचायत में हमारे लोगों के खिलाफ फैसले हो जाते थे। इसे लोकतंत्र कहते हैं। राजा का चुनना एक व्यवस्था और न्याय का किया जाना दूसरी व्यवस्था। बात समझ में आ गई? अच्छा,
अब राजा बना था शेर, अब शेर बूढ़ा हो गया, अब शेर बूढ़ा हो गया, क्योंकि आपने तो चुन लिया एक बार, ये व्यवस्था ही नहीं थी कि अब अगला राजा कौन बनेगा। तो जब आपने राजा को चुन लिया तो अगला राजा कौन बनेगा? शेर का बच्चा। ये व्यवस्था आज भी इंग्लैंड में बदस्तूर जारी है। वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में जितने लोग चुनकर आते हैं उनका तो चुनाव होता है, लेकिन जो मेन महारानी है वो पारिवारिक है, वो जैसी थी वैसी आज भी है। उन्हीं परिवार के लोग हमेशा राजा बनते हैं। इंग्लैंड में आज भी है भैया। लोकतंत्र समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अभी नहीं आ रहा? हाँ जी आ रहा है। इसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो जो है बहुत बड़े दिमाग के व्यक्ति थे, उन्हें समझ में आता था। उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा है, भारत जैसे देश में अगर आपने लोकतंत्र लगा दिया तो जो न्याय है मेरे लोगों को तो मिलेगा ही नहीं। कि क्यों नहीं मिलेगा न्याय? क्योंकि जब पंचायत में निर्णय लिए जाएंगे सही या गलत के, तो पंचायत में जो दूसरी जातियां हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका प्रादुर्भाव ज्यादा हो जाएगा, मेरे लोगों को तो न्याय मिलेगा नहीं। तो क्या किया जाए? तो जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वो बड़ी समझदार थी। उसने कहा साहब ये शेर जब से राजा बना है हमारे तो हक और अधिकार छीन लिए गए हैं, ये शेर तो अपनी मर्जी से काम करता है, तो लिहाजा कुछ और सोचना पड़ेगा। तो लोमड़ी ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। लोमड़ी ने कहा कि ऐसा है जी, किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च बना दोगे तो व्यक्ति अपने हिसाब से दुनियादारी सेट करेगा, तो फिर क्या किया जाए? सबसे ऊपर संविधान रहना चाहिए, लिखित नियम बनाए जाने चाहिए। चोरी के लिए सजा क्या हो, बलात्कार के लिए सजा क्या हो, यह निश्चित करो। और यहां तक कि राजा और प्रजा का कोई तिकड़म नहीं होना चाहिए, सब भारत के नागरिक हो, इस जंगल के नागरिक सब समान हो, और जो कानून है वो सब के लिए बराबर हो। लोमड़ी ने दिमाग लगाया और ये वाली बात जंगल के सारे लोगों को समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो उन्होंने शेर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा दिया कि हम आपको राजा नहीं मानते, अब नया चुनाव होना चाहिए। और नया चुनाव भी जो होगा वो पहले से लिखे हुए नियम के अनुसार होगा। और चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? वो पहले से लिखे हुए नियम के अनुसार होगा। और कौन व्यक्ति चुन के जा सकता है उसकी आयु की सीमा निर्धारित की जाएगी। कौन व्यक्ति राजा बन सकता है यह पहले निर्धारित किया जाएगा कि वो इसी जंगल का रहने वाला आदमी हो, बाहर के जंगल का ना हो। यह व्यवस्था की गई। और न्याय कौन देगा? कि न्याय करने के लिए पूरे जंगल का सबसे ऊपर एक न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और राजा कौन बनेगा? कि राजा इन लोगों में से ही कोई चुन के बनेगा। अब साहब चुनाव हुआ और एक हिरन चुनाव जीत गया। ना हाथी जीता ना शेर जीता, एक हिरण चुनाव जीत गया और अब वह जंगल का मुखिया बन गया, जंगल का प्रमुख बना। इसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र जहां पहले से ही लिखे गए नियम कायदे कानूनों के हिसाब से काम होता है। वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी की हत्या कर दे और आप में से कोई किसी की हत्या कर दे कि दोनों पर दफा 302 ही लगेगी। बोलो हां या ना। इसे गणतंत्र कहते हैं। उस समय जो राजा होता था, राजा कहता था इसने गलती की है, इसे हाथी के पैर के नीचे को चलवा दो। आज का राजा ऐसा कर सकता है क्या? आज का राजा नहीं कर सकता। अगर मैंने गलती की भी है तो नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में मेरी गर्दन नहीं कटवा सकता। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि इस लड़के ने जो गलती की है, बताओ भारत का संविधान इसके लिए क्या सजा मुकर्रर करता है, और फिर वो सजा मुझे भारत का न्यायालय देगा।
इसे गणतंत्र कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखो कितना बड़ा दिमाग लगाया, वरना जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ में जा रहे थे वो तो यहां तक भी तैयार थे, कि एक काम करो, हमें केवल शासन प्रशासन दे दो, बाकी तुम ही चलाते रहो। ऐसे लोग थे जो केवल सत्ता चाहते थे। लेकिन ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने लोकतंत्र ही नहीं गणतंत्र भी एक साथ किया। अब बात की गहराई समझना। जो अमेरिका है वो गणतांत्रिक देश है, जो इंग्लैंड है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक। अब दोनों में फर्क समझना। जो इंग्लैंड में चुनाव होते हैं लेकिन राजा उनका वंशानुगत है, आज भी है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसे वहां की जनता चुनती है, डोनाल्ड ट्रंप, उसे जनता ने चुना था। लेकिन इंग्लैंड की महारानी को कोई नहीं चुनता। बात समझ में आ रही है ना? लोकतंत्र में वंशानुगत था और गणतंत्र में आप चुनते हो, जनता चुनती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब बात न्याय व्यवस्था की होती है तो लोकतंत्र में न्याय बहुमत से किया जाता है और गणतंत्र में न्याय संविधान के हिसाब से किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैच हमारे देश में भी है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र और गणतंत्र का मिश्रण है। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई मुकदमा जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी हुई है, उदाहरण के तौर पर अयोध्या में राम का मंदिर बनना है, उसकी खुदाई की गई, खुदाई करने पर कोई भी अवशेष नहीं मिला। खुदाई करने पे अवशेष मिले भगवान बुद्ध के, लेकिन वो 5 जजों की बेंच में से 3 जज ने कहा कि जो है हम धार्मिक भावना के आधार पर राम मंदिर बनवाते हैं। लोकतंत्र, बात समझ में आ रही है? उसके आधार पर फैसला कर दिया गया और वहां मंदिर बना दिया। बात समझ में आई? भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र का चूरन है, दोनों एक साथ मिला दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज भी होता है ये, 5 जजों की बेंच बैठी, 3 एक पक्ष में चले गए। जैसे अभी एक मामला आया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया जाए। समझ गए वर्गीकरण? अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं बताऊंगा क्या होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब यह होता है कि अनुसूचित जाति को मिलता है 15% आरक्षण, गणतंत्र की वजह से 15%। अनुसूचित जनजाति को मिलता है 7.5%, गणतंत्र की वजह से मिलता है। अनुसूचित जाति में 3000 से ज्यादा जातियां हैं, अनुसूचित जाति में 3000 से ज्यादा जातियां हैं। तो मनुवादी सरकार और उनके प्रोपेगेंडा चलाने वाले गुर्गों ने यह बताया कि अनुसूचित जाति की ढेर सारी जातियां ऐसी हैं, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो जो 15% आरक्षण है, उस 15% आरक्षण में से एक निश्चित प्रतिशत वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया जाए या अन्य जाति जिन्हें आरक्षण नहीं मिला। इसे वर्गीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी गहरी बात है पर समझने की कोशिश करना। इसे वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं, आरक्षण में वर्गीकरण होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 15%, बाबा साहब ने हजारों जातियों को मिलाकर के अनुसूचित जाति जब कह दिया तो 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए है। अब वो जो उपजातियों में बटे हुए लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अगर नहीं भी मिला तो उसमें फेलियर किसका है? अगर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो उसमें फेलियर किसका है? भारत सरकार का और राज्य सरकार का। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार को
आरक्षण के संबंध में जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था। जिन जातियों के लोगों को नहीं पता कि आरक्षण का लाभ कैसे लिया जाता है, उन्हें बताना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपना काम नहीं किया। जिम्मेदार अगर कोई है तो उस समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिन्हें अपने लोगों को बताना चाहिए था कि आरक्षण का लाभ कैसे लिया जा सकता है। जैसे मैं तुम्हारे बीच में आके बता रहा हूं, ऐसे ही उस समाज के व्यक्ति को जाके बताना चाहिए था, लेकिन उसने भी ये काम नहीं किया। तो गलती किसकी? सरकार की। तो गलती किसकी? उस समाज के वरिष्ठ लोगों की गलती। उन्होंने अपना काम नहीं किया। और ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा गया? कि चमारों ने आरक्षण ज्यादा ले लिया। ठीकरा चमारों के ऊपर फोड़ा गया, जाटवों के ऊपर फोड़ा गया। भाई, अगर मुझे आरक्षण के बारे में पता है और मैंने अपने लोगों को जाके बता दिया, तो वो तो लाभ ले लेंगे। ये तो जागरूकता का मामला है ना भाई। ये तुम्हारा जो असफलता है, तुम हमारे पर कैसे डाल सकते हो? लेकिन उन्होंने डाल दिया, उन्होंने डाल दिया और हरियाणा में वर्गीकरण लागू कर दिया गया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं, चलो वर्गीकरण लागू किया भी गया, वर्गीकरण लागू किया गया, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच में से 5 जज इसके पक्ष में थे कि वर्गीकरण होना चाहिए। 2 ऐसे जज थे इसके पक्ष में थे कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। उन 2 में से एक थी बेला चतुर्वेदी, ब्राह्मण थी, उसके बावजूद भी उसे समझ में आता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी उस औरत में, संवैधानिक नैतिकता थी। संवैधानिक नैतिकता का होना अति आवश्यक है। अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं है तो लोकतंत्र आपके विरोध में आज भी निर्णय करवाता है। जैसे अयोध्या में मंदिर का बनवाना, अवशेष निकले थे भगवान बुद्ध के, जैसे आपके आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था करवा देना, जैसे आपके पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर देना, बहुमत से हो रहा है। तो लोकतंत्र में बहुमत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना। बात समझ में आ रही है? यहां तक थोड़ी ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? नहीं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी बारीक तरीके से समझाऊं, क्योंकि इस चैप्टर को समझना बड़ा कठिन है। तो पहला उद्देश्य तो यह था कि हमें लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब समझ में आए। दूसरा, मैं इस पॉइंट पे चल रहा हूं कि लोकतंत्र या गणतंत्र में बेहतर कौन सा है। तीसरा, मैं ये समझाने के प्रयास कर रहा था कि लोकतंत्र की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बहुमत से फैसले आज भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। जिला सत्र न्यायालय में एक ही न्यायाधीश बैठा होता है ना। वहां पूरा संविधान लागू है, 100% गणतंत्र, 100% गणतंत्र। लेकिन जैसे आप हाई कोर्ट की तरफ जाते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हो, नंबर ऑफ जजों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पर लोकतंत्र हावी हो जाता है। गणतंत्र तो है, मजे की बात क्या है, वो 5 या 3 जज या 7 जज या जितने जज जा बैठे हो, वो सारे के सारे भारतीय संविधान में लिखे गए नियम कायदे कानून से ऊपर नहीं हो सकते, उससे ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी क्या उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो मनुवादी विचारधारा की सरकार है, तो वो अपने हिसाब से बहुमत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज उनके पास बहुमत है। उन्हें लोकसभा में भी उनके पास बहुमत है, राज्यसभा में भी उनके पास बहुमत है, और भारत के कई राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, तो वो लोग पावर में हैं। बहुमत जब उनके पास है तो गणतंत्र को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं ये लोग। ऐसे में एक ही शक्ति है जो तुम्हें बचा सकती है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई एक निश्चित नेता नहीं। एक है चीज जो आपको बचा सकती है, वो है आपकी जागरूकता। आपको जितनी ज्यादा समझ होगी उतना बेहतर आप कर पाएंगे। कारण क्या है? आपको कोई राजनीतिक दल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप जागरूक हैं और आपको पता है एक निश्चित नेता ने या एक निश्चित राजनीतिक दल ने आपके खिलाफ काम किया है, तो गणतंत्र आपको इजाजत देता है कि आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटा, आपको न्याय मिलेगा। यहां हर एक व्यक्ति के पास ये पावर है, आपको जरूरत नहीं किसी नेता की।
बस शर्त इतनी, आपको अब जागरूक हो उस बारे में, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है।